हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए 8 जनवरी 2022 को हुए सीटेट के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होते हैं हमारे। इसका राइट आंसर होगा आपका सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। बिल्कुल नहीं। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। रुक तो जाते नहीं मगर होते रहते हैं, ये तो सही बात है। मध्य बाल्यकाल अर्ली चाइल्डहुड तक तो फास्टेस्ट होते हैं। हमेशा एक रेखिक तरीके से होता है और एक आयामी होते हैं। बिल्कुल नहीं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया है, ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। स्थूल गत्यात्मक कौन सा होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। और सूक्ष्म में कौन सी होती है? छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, ये होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो इसका क्या होगा? ग्रॉस में क्या है? भाग। इसका राइट आंसर होगा आपका भागना तथा चित्र बनाना। भागने में हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं, भागते हैं तो ये पैरों की बड़ी मांसपेशियां होती हैं। और चित्र बनाने में हमारा हैंड काम करता है, मतलब फिंगर ही काम करती हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने सभी अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया। नकल तो होगी नहीं मध्य बाल्यावस्था में। और अमूर्त विचारों वाला भी नहीं होगा, ये तो उसमें हो जाएगा फॉर्मल में, लास्ट वाली में। एक बच्ची सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, वो अभी बहुत छोटी है, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क करती है और संरक्षण कर पाती है, उसमें कंजर्वेशन की आइडेंटिटी आ चुकी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभिकथन और कारण वाला था। इसमें अभिकथन दिया है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। इसका कारण दिया, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीय अभिकारक है। परिवार द्वितीय अभिकारक होता है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी होता है, फर्स्ट होता है, प्राथमिक अभिकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए तो सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, क्लासिफिकेशन कर पाता है और कंजर्वेशन कर पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका साम्यीकरण। संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, मतलब उसके दिमाग में सारी चीजें संतुलन में है, वो सब चीज पहचान पाता। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। उनको बस थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग दे दो और बच्चे कर सकते हैं उस काम को, कार्य को। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह बच्ची की जिग-जैग पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। अभी बताया था, वाइगोत्स्की ने बोला बस हेल्प दे दो। उस हेल्प को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं, मतलब स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। उसको थोड़ी सी मदद दे दो संकेत व इशारों से, थोड़ी हिंट। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन दिया था इसमें, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। इसका कारण दिया था हमारा,
बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत बात लग रही है। मतलब उसको तानाशाही से सिखाएंगे, हम बच्चों को बंदूक लेके सिखाएंगे कि ये करो बच्चे। और इसका कथन था, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी तब होती है एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ये किसने दी थी प्रगतिशील कक्षा? किसने दी थी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। अपनी पहचान, इसका राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक। अपनी पहचान मतलब खुद के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल देती है, उसमें भी इंग्लिश में भी सही। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, गिफ्ट के तौर पर काम मिलने पर एक बच्चा 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दर्शाता है, जो सदियों से चली आ रही है। लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी और लड़के बंदूक और तोप से खेलेंगे, मतलब नकली वाली, असली वाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्नताओं के अभाव के रूप में ना देखना। विभिन्नताओं को तो देखना ही है हमको बच्चों की, जब भी तुम सबको एक जैसी एजुकेशन दे पाएंगे उनके आवश्यकता के अनुसार। विभिन्नता ही नहीं देखेंगे तो फिर कैसे दे पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए एनईपी के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर 1, बी को डी के रूप में लिखना, बी को डी के रूप में लिखना, बी को क्या बना दिया? डी, और 21 को क्या बना दिया? 12। ऐसे करते हैं बच्चे छोटे छोटे, जो है ना पठन वैकल्य होता है, इनको डिसलेक्सिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ना तो वो अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, ना वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और 19 क्वेश्चन आया था हमारा, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? दिव्यांग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें, जैसे उनके लिए जो बच्चे चल नहीं पाते तो उनके लिए लिफ्ट लगी हो इस टाइप से, या फिर उनके लिए प्लेन हो पूरा, मतलब ऊपर चढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा मतलब इमारत वगैरह ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा अभ्यास विविध
अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 22 आया था, सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग कब हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल हो, तभी जो अधिगम है ना हमारा मीनिंगफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में किसकी वकालत नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका किसकी वकालत नहीं की गई? संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। उसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही तीनों ऑप्शन ठीक करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? इसका राइट आंसर होगा आपका किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अधिगम को सुसाध्य करने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है ना उससे हमको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? इसका राइट आंसर होगा आपका भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में क्या सहायक है? इसका राइट आंसर होगा आपका चर्चा और संवाद। ये तो सारे नेगेटिव वर्ड है ना, वेदन और अभ्यास, दंड, प्रतियोगिता, ये तो नेगेटिव वर्ड होते हैं, आप इससे भी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। किसको सक्रिय करना चाहिए? उनकी क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्षमता को स्थायी मानने की धारणा। ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हारी क्षमता इतनी ही है बस, ये तुम 5 तक टेबल ही लर्न कर सकते हो, इसका ये हो गया एग्जाम्पल। और ये कंपटीशन की तो होनी नहीं चाहिए, ना हीनता की भावना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है? मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। और ये आज का हमारा 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आया था, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। क्या होने की संभावना है? सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये हो गए आपके इस सेट के CDP के फुल 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।